सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने हिंदी में स्टार्ट किया और ये बात सही कही है कि यदि हम इस भाषा में गरीबी उन्मूलन की बात करते तो शायद 70 साल में गलती करी, माफ़ी चाहता हूँ। हिंदी की बात नहीं थी, बात लोकल लैंग्वेजेस की थी। मेरी मातृभाषा हिंदी है, इसलिए मैं हिंदी में बोला। सो ये सही बात है कि जो मातृभाषा है, जो भी भाषा किसी भी राज्य में चलती है, उसी में यदि डिस्कशन हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये जो मैसेज जाएगा। So 3 things you have told very, very clearly, and it was a very enlightening, in fact, your address, which you have mentioned about is taking the poverty away from the air-conditioned rooms of Delhi and states. It should go to the districts, rural areas, and urban slums. That is something where these are the pockets of the poverty. 2, what you have mentioned about this deliberation should come out with a clear plan of action as to how or what should be the instrumentality for poverty reduction or poverty elimination, or rather I should say but it should lead to a no poverty in the country. That's the thing. Another thing what you have mentioned very clearly about the delivering the public services, bringing the transparency and efficiency. I think these are 3 very, very important things, and this is also being looked into by Niti Aayog for 115 aspirational districts probably, which could become a model for the country as a whole. Just for the information here, sir, the first session, which talks about the analyzing the strategies and which is being chaired by none other than Shri Vijay Kumar ji, was former Secretary, Rural Development Government of India, and a lot of experience he has in this, and our distinguished panels. In fact, this panel particularly discusses very, very important issues. 3, 1 is the multidimensional poverty. It talks about the implementable options, and it also talks about the interventions for the eradication of it. I think, as you rightly mentioned, I think this will definitely, this will definitely come out with some of the very good options which will be very useful for all of us in Government of India. और अब मैं आदरणीय मंत्री ग्रामीण विकास श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ, वो अपना कीनोट एड्रेस हम सब के लिए करें। ऑनरेबल मिनिस्टर। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन आदरणीय श्री राजीव कुमार जी, आदरणीय उरी जी, आदरणीय चतुर्वेदी जी, आदरणीय अशोक जैन साहब, और इस विमर्श में भाग लेने के लिए आए सभी राज्यों के प्रतिनिधिगण, अन्य महानुभाव। सर्वप्रथम तो मैं नीति आयोग को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब से सतत विकास के लक्ष्यों तक पहुंचने का 2030 का एजेंडा तय हुआ है, तब से लगातार इस दिशा में देश आगे बढ़ सके और हम लक्ष्यों तक पहुंच सकें, इस मामले में नीति आयोग की जो भूमिका है, उस भूमिका के लिए मैं राजीव कुमार जी को हृदय से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो लगातार इस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं, और उन्होंने अपने वक्तव्य में जो अपेक्षा विमर्श की दृष्टि से की है, वह भी मैं समझता हूं बहुत ही सामायिक और आवश्यक है। हम सभी लक्ष्य एक गरीबी उन्मूलन की दृष्टि से विचार विमर्श करने के लिए सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। जब भी कभी हम किसी एक क्षेत्र को विकास के लिए चिन्हित करते हैं, तो वो लक्ष्य तब तक हम प्राप्त नहीं कर पाते जब तक उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समग्रता में विचार करना जितना आवश्यक है,
वह विचार, योजना और उसका क्रियान्वयन ठीक से नहीं होता, तब तक हम उस दिशा में ठीक प्रकार से परिणामकारी ढंग से आगे नहीं बढ़ पाते, ऐसा मुझे लगता है। और इसलिए हमेशा ये हमारी संस्कृति में कहा गया है कि एकांगी विचार अपूर्ण ही होता है, और अगर समुच्चय विचार करोगे तो परिणामकारी भी होगा और लक्ष्यों तक हम पहुंच भी सकेंगे। समग्र विकास और संतुलित विकास की दृष्टि से अगर काम होगा तो समग्रता में विचार होगा, समग्रता में योजना बनेगी, समग्रता में क्रियान्वयन होगा और संतुलन ध्यान में रहेगा तो कहीं भी अति नहीं होगी और कहीं भी अवनति नहीं होगी। और इसलिए इस सिद्धांत को सामने रखकर हम लोगों को अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि विगत वर्षों में भी गरीबी उन्मूलन की दृष्टि से काफ़ी प्रयत्न हुए हैं और उनका परिणाम भी हम सब लोगों के सामने है। लेकिन अभी भी जो चुनौती है वो चुनौती बड़ी है और उस चुनौती से हर सूरत में हमें निपटना है और निराकरण करते हुए लक्ष्य तक पहुंचना है। यह देश का संकल्प है और इस संकल्प को हम सब लोगों को मिलकर पूरा करना है। समग्रता में हम विचार करें, इसी दृष्टि से मैं समझता हूं कि जब नीति आयोग ने यह विमर्श प्रारंभ किया तो गरीबी उन्मूलन पर विमर्श हो, ये वो बाद में लाए, लेकिन गरीबी उन्मूलन में और क्या क्या सहकार हो सकता है उन लक्ष्यों पर उन्होंने पूर्व में विचार किया और विचार करके आगे बढ़ते 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 मुख्य लक्ष्य पर आए। क्योंकि हम बाकी तमाम चीज़ें भी प्राप्त कर पाएँ, लेकिन अगर देश में एक भी गरीब मौजूद है तो वो एक अभिशाप हमारे मन पर हमेशा रहेगा। और इसलिए इस दृष्टि से काफ़ी प्रयत्न किया जा रहा है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है और मेरा यह सौभाग्य भी है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस सिद्धांत पर जब से उन्होंने काम संभाला है तब से लगातार काम कर रहे हैं। जब उन्होंने पहला बजट प्रस्तुत किया तो उस बजट के केंद्र में भी देश का गरीब आदमी था और अभी जो बजट प्रस्तुत हुआ उसके केंद्र में भी देश का गरीब आदमी है। इसके साथ चौमुखी विचार हो और उस पर काम हो तो देश को आगे बढ़ाने की दृष्टि से भी और देश में विद्यमान समस्याओं को निराकरण करने की दृष्टि से भी, चाहे वो गरीबी उन्मूलन का काम हो, चाहे गरीब को आवास उपलब्ध कराने का काम हो, चाहे गरीब के गांव तक सड़क पहुंचाने का सवाल हो, चाहे गरीब बहन को आजीविका उपलब्ध कराने का सवाल हो, आजीविका के माध्यम से उसको बैंक तक पहुंचाने का सवाल हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से नौजवान को रोजगार से जोड़ने का सवाल हो, चाहे गांव में शिक्षा के साधन बढ़ें इसलिए सर्व शिक्षा अभियान हो, हेल्थ की सुविधा पहुँचे इसके लिए मेडिकल मिशन हो। इस प्रकार से समग्रता में विचार करके और ग्रामीण क्षेत्र में भी शहरी क्षेत्र में भी लगातार इस दिशा में जो प्रयत्न हो रहा है उस प्रयत्न का सुखद परिणाम आने वाले कल में हम सब लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन यह इस समय ज़रूरत है इस बात की कि जो दृढ़ता और दृढ़ संकल्पता नीति आयोग और सरकार में दिखाई देती है, उनकी योजना के अनुसार जिस प्रकार की प्लानिंग हो रही है उसका क्रियान्वयन ठीक प्रकार से हो और वो क्रियान्वयन में और क्या भूमिकाएं और किन किन समुदायों की भूमिकाएं बढ़ाई जा सकती हैं जिससे क्रियान्वयन भी आसान हो, क्रियान्वयन में पारदर्शिता भी हो, क्रियान्वयन में जवाबदारी भी हो
और क्रियान्वयन के माध्यम से जो सुविधा के लिए अपेक्षित व्यक्ति है उस तक योजना का लाभ पहुंच सके, इसके लिए हमारे विमर्श में से क्या क्या निकल सकता है, इस दिशा में मुझे लगता है सोचने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि सामान्य तौर पर जैसे हम ग्रामीण क्षेत्र में सड़क को लेते हैं, एक समय था जब गांव में सड़क नहीं होती थी तो किसान गांव में खेती के साथ साथ दूध का उत्पादन तो करता ही था, क्योंकि गरीब से गरीब किसान के यहाँ भी 2-4 चौपे होना स्वाभाविक है। और उस समय बड़ी मात्रा में खेती बैलों पर भी निर्भर करती थी, इसलिए भी पशुपालन का एक बड़ा महत्व था। लेकिन व्यवहार में ये होता था कि अगर गांव में सड़क नहीं है तो किसान का उत्पादित दूध गांव में दूधिया 4 रुपये 5 रुपये किलो लेता था और गांव का किसान उसको देने के लिए विवश होता था। वाजपेयी गवर्नमेंट के समय जब प्रधानमंत्री सड़क योजना बनी और ये तय हुआ कि 2008 तक हम कोर नेटवर्क के 1,78,000 बसाहटों को जोड़ देंगे, उस पर जब काम प्रारंभ हुआ तो मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ कि 4-5 रुपये किलो में दूध देने को बाध्य होने वाला किसान सड़क मिलने के कारण अपने दूध को उस कालखंड में 15 और 20 रुपये में बेचने में सफल हुआ, क्योंकि गांव से शहर तक आने का उसको साधन सड़क के रूप में मिल गया। और इसलिए बीच में यह योजना थोड़ी सी प्रभावित हुई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब काम संभाला तो अब यह तय हुआ है कि 1,78,000 जो कोर नेटवर्क की वसाहटें हैं इनको 2019 वित्तीय वर्ष में पूरा जोड़ दिया जाएगा और कोई भी गांव ऐसा नहीं बचेगा जो डांबरीकृत सड़क से जुड़ा ना हो। अगर सड़क से जुड़ेगा तो भी गरीबी उन्मूलन की दिशा में हमारा एक महत्वपूर्ण कदम होगा। दूसरा, पीएमजीएसवाई का 3rd फेज भी इस बजट में अनाउंस किया गया है, वह भी निश्चित रूप से गांव की गरीबी को दूर करने में मददगार होगा। आजीविका की दृष्टि से भी यह कोशिश की गई है कि पिछले दिनों आजीविका का जितना काम था उसके बजट में भी बढ़ोतरी की जाए और आजीविका समूहों को बैंक से अधिक लिंक किया जाए। और इस बार ये लक्ष्य तय किया है कि इस वर्ष लगभग 75,000 करोड़ रुपया बैंक से क्रेडिट मोबिलाइजेशन आजीविका समूहों को होगी। तो आजीविका समूह जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से गांव में गरीबी उन्मूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण और परिणामकारी पहल होगी। मैं पहले जब केंद्र सरकार में मिनिस्टर नहीं था और 2003 से लेकर 6 तक मुझे राज्य में भी इस मंत्रालय का मंत्री मध्य प्रदेश में रहने का अवसर मिला, तो मैं ग्रामीण परिवेश का हूँ इसलिए भी, और जब सरकारों में रहा तो भी ग्रामीण विकास से रूबरू होने का मौका मिला। तो कई बार मैं ये सोचता था और बोलता था कि क्या जो वर्तमान में हमारी नीति है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, कि क्या ऐसा कोई दिन आएगा जब हिंदुस्तान ये कह सके कि मेरे देश में एक भी व्यक्ति आवासहीन नहीं है। तो सामान्य तौर पर ये लगता था कि आवास योजना भी है, फंड्स भी हैं, लेकिन एक गांव में एक आवास साल भर में आएगा तो हर व्यक्ति को आवास मिल पाए, तो वो लक्ष्य तो मुझे लगता है कई लोगों की आयु गुजर गई और हम लोगों की भी गुजर जाएगी, शायद वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाएगा। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की संकल्पना और दृढ़ता के कारण यह सुनिश्चित हुआ है कि हम 2019 तक सड़क से भी गांव को जोड़ेंगे और 2022 तक इस हिंदुस्तान में जो आवासहीन व्यक्ति है, चाहे वो शहरी क्षेत्र का हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का हो, उसको आवास उपलब्ध करा देंगे। एक निरीह और गरीब आदमी जिसके पास रहने की जगह नहीं है, हम उसको
इसलिए भी गरीब कहते हैं क्योंकि उसके पास रहने का स्थान नहीं है, वो झुग्गी में रहता है, झोपड़ी में रहता है। लेकिन अगर उसे अपना आवास मिल जाएगा और आवास में ठीक प्रकार से वो अपना रहन कर सकेगा तो निश्चित रूप से गरीबी उन्मूलन की दिशा में ये भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन सरकार की ओर से होगा। ग्रामीण क्षेत्र में सब प्रकार की सुविधाएं पहुँचें, यह जरूरी है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में सुविधा का अभाव यह ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति को शहर की ओर पलायन करने के लिए विवश करता है। इसलिए गांव में रोजगार के साधन बढ़ें। ग्रामीण विकास मंत्रालय इस दिशा में भी पहल कर रहा है कि जो वर्तमान में पेशे गांव में उपलब्ध हैं उनको थोड़ा परिवर्तन करके, ट्रेनिंग करके, प्रशिक्षण देके और उन पेशों को बदला जाए, जिससे कि रोजगार के साधन गांव में ही उपलब्ध हो सकें और गांव का व्यक्ति गांव में रुक सके। और इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से गांव भी शहर की सुविधाओं को प्राप्त कर सकें। इस दिशा में श्यामा प्रसाद रू अर्बन मिशन, इसके 300 क्लस्टर हम लोगों ने देश भर में चिन्हित किए हैं और वो शहरी क्षेत्र के निकट 50, 60, 70 किलोमीटर तक के गाँव को ऐसे क्लस्टर से